ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग में या डिलीवरी ट्रेडिंग में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए, जैसे फंडामेंटल, टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट एंड इमोशन। फंडामेंटल में हम बात करते हैं जैसे कंपनी का बैलेंस शीट हो जाए, प्रॉफिट लॉस हो जाए, और अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं कंपनी का। साथ ही साथ हमें कंपनी के ओनर जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ओनर कैसे, अच्छे या बुरे, उस टाइप से। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, ये सब हमें एक आइडिया होना चाहिए। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है moneycontrol.com, या फिर अलग अलग वेबसाइट्स होती है जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, सभी चीजों का हम देख सकते हैं। और मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया, कंपनी के ओनर, ओनर का कैरेक्टर। ओनर का कैरेक्टर भी एक मैटर करता है। जैसे आपने सत्यम कंप्यूटर सुना होगा, 10 साल पहले काफी बड़ा स्कैम हुआ था। सत्यम कंप्यूटर में राजू नाम से जो डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या किया था, सत्यम कंप्यूटर के शेयर्स का पैसा मैनिपुलेट करके मेटास इंफ्रास में डाल दिया। ठीक है, इस टाइप से कुछ चीजें होती है कि ये कंपनी के ओनर के ऊपर डिपेंड करती है कि इस टाइप का फ्रॉड वगैरह है, या पहले भी कुछ मैनिपुलेशन किए हैं, या पहले कई अच्छी कंपनी में नहीं थे वगैरह। ये चीजें डिपेंड करती है। ये फंडामेंटल में आता है। टेक्निकल में हम लोग फॉलो कर सकते हैं MACD, RSI, स्टॉकेस्टिक, कैंडल पैटर्न वगैरह। यहाँ पर हम टेक्निकल में सीख के फॉलो कर सकते हैं। पर थैंक यू वेरी मच, आप इतने डिफिकल्ट स्टडी को फॉलो ना करते हुए आपने हमारा सॉफ्टवेयर खरीदा है अभी, जहाँ पे आपका एनालिसिस थोड़ा फास्ट और इजी हो जाएगा। न्यू जनरेशन सिस्टम आपने खरीद लिया है। मनी मैनेजमेंट में आपको आपका जो भी कैपिटल है एक डिवाइड करके पार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वे से। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। तो ये आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ इमोशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन कंट्रोल में जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हो तो खुश हो जाते हो, लॉस करते हो दुखी हो जाते हो। सर ओवरऑल न्यूट्रल आपका इमोशन होना चाहिए। ये जो ट्रेडिंग है, आप इसका पैसा प्लस माइनस हो रहा है ऐसा नहीं देखना है। कोई स्टॉक खरीदा है, बढ़ेगा, उसका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, ये हम सोचना चाहिए। पैसा लॉस हो रहा है तो उसको इमोशन से जोड़ के मत देखिए, उसको एक ट्रेडिंग एसेट की तरह देखिए। जैसे एक कपड़े का दुकानदार है, उसके दुकान में, उसकी शॉप में कपड़ा उसका एक इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है। उसको बेचने के बाद वो पैसे कमाता है, ये पैसे की लेन देन करता है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो हम पैसे को देखते हैं, ना कि स्टॉक को देखते हैं। पैसा बढ़ रहा है घट रहा है उसको हम सोचते हैं बार बार। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, स्टॉक क्या क्या कर रहा है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो हमें पता नहीं रहता है। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन हर बार सोचते रहते हैं। वो हमें इमोशन कंट्रोल करते आना चाहिए। ओवरऑल ट्रेडिंग करते हुए बहुत बार ऐसे होता है कि आप प्रॉफिट में हो तो आप खुश रहते हो, लॉस में हो तो दुखी हो जाते हो। आप प्रॉफिट में होते हो ना, तब भी आपको गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं निकालना है। ऐसा तो प्रॉफिट में होता नहीं है, पर लॉस में जरूर होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल, आपने कोई शेयर इंट्राडे के लिए टाटा स्टील खरीद लिया इंट्राडे में, अब वो इंट्राडे में बढ़ ही नहीं रहा है, अब वहां पे लॉस हो गया। आप एवरेजिंग कर लेते, फिर लॉस हो गया, फिर हम कुछ उल्टा कर देते, फिर उसको छोड़ के दूसरा ट्रेड कर। ऐसा मत करो सर। आपको ट्रेड पे गुस्सा नहीं निकालना है, एंगर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई कोई क्लाइंट है, जैसे इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक के स्टॉक में रोज ट्रेड करता है बंदा, रोज लॉस खाता है, फिर वो इंडसइंड बैंक को छोड़ता नहीं है। उनका क्या विजन होता है, मैंने इंडसइंड बैंक में लॉस किया है ना, तो मैं इंडसइंड बैंक से ही पैसे कमाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। आपको वो पैसा ही कमा के देगा ऐसा गारंटी नहीं है। अब वो स्टॉक को छोड़ दो, 5,000 स्टॉक है मार्केट में, सॉरी 500 स्टॉक है मार्केट में जो बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। वैसे तो लिस्टेड कंपनियां 2,000 से ज्यादा एनएससी में है और 5,000 से ज्यादा बीएससी में होगी, बट एक्टिव स्टॉक जो है 500-600 बहुत है आपके पास। एक दो स्टॉक में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, छोड़ दो, अगले आप स्टॉक में जाओ, वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। जैसे एक प्रोफेशनल स्विमर जो है, स्विमिंग करने से पहले पहले आप बाहर स्टडी कर लेता है कि उसको हाथ पैर कैसे चलाने हैं, उसके बाद वो स्टडी करता है कि पानी का डेप्थ कितना है, और फिर स्विमिंग के लिए स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बस पानी दिख गया और उड़ी मार दी, ऐसे जंपिंग कर दिया, ऐसा नहीं होगा सर। आप नए ट्रेडर हो, नए तैराक हो, तो आप पानी में जंप करने से पहले बाहर थोड़ा नॉलेज ले लीजिए और फिर जाइए। एक पुरानी कहावत है, पानी में आपको तैरना है तो पहले पानी में उतरना पड़ेगा। हाँ,
ये कहावत पुरानी है, उसमें आधा सेंटेंस ही है। पानी में जंप करने से पहले स्टडी भी तो करनी पड़ेगी आपको, हाथ पैर कैसे चलाने हैं, पानी का डेप्थ आपको पता नहीं, लाइफ जैकेट पहनना है ये पता नहीं, ये सब चीजें होती है सर। तो कहावत तो बराबर है, पानी में नहीं उतरोगे तो पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका पैसा वहां पर इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा प्लस माइनस होता है, हजारों से लाखों से होता है, तो आपको उसका स्टडी होना चाहिए पहला पूरा। न्यूज आपको पता होनी चाहिए, न्यूज अलग अलग तरह से देखो, आप प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट रीड करो, सॉफ्टवेयर को देखो, टेक्निकल एनालिसिस करो, तो आप फिर वहां पर ट्रेड करने में सक्सेसफुल रहोगे। अब यहाँ पर आपको एक रैम्बो का स्लाइड दिख रहा है, इंद्रधनुष हम जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर रैम्बो में अलग अलग कलर है सर, ग्रीन, रेड, ब्लू, इस टाइप से अलग अलग कलर रहते हैं। मार्केट के भी अलग अलग कलर है। हर दिन मार्केट सेम नहीं होगा, आपने देखा होगा 2-2, 3-3 दिन मार्केट एक रेंज में घूमता है, कभी कभी जोर से बढ़ने लगता है। तो कभी भी स्टेबली मार्केट एक तो बढ़ेगा नहीं, एक तो गिरेगा नहीं। अलग दिन, हर दिन नीचे से खुलेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से खुलेगा नीचे जाएगा। हर दिन मार्केट का रंग अलग अलग होगा। उस रंग को समझने के लिए सॉफ्टवेयर के हेल्प से आपको सॉफ्टवेयर क्या दिखा रहा है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ये समझना पड़ेगा और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओवरऑल आपके पास इंट्राडे के लिए एक मनी मैनेजमेंट हम सोचते हैं, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपका रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट 2% होना चाहिए, मतलब 2000। और रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑन द इन्वेस्टमेंट आपका 1% होना चाहिए, मतलब 1000। आप मैक्सिमम 2000 का आपका टारगेट रखिए 1 लाख के कैपिटल में, और 2000, सॉरी कुछ उल्टा बोल दिया क्या, ओके, 2000 का आपका टारगेट रखिए और 1000 का आपका स्टॉप लॉस रखिए बस। सपोज हम लोग अगले 20 दिन ट्रेड करते हैं, उस 20 दिन में 10 दिन हमने ट्रेड किया, 10 दिन हमने प्रॉफिट किया, 2000 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा 20,000 का, राइट सतीश सर? करेक्ट। और हमने लॉस किया जतिन सर 1000 के हिसाब से 10 दिन, तो हमारा लॉस हो गया 10,000 का, राइट? करेक्ट। तो सर रजनी सर यहाँ पे देखो, ओवरऑल आपने 20,000 कमाए थे, 10,000 का लॉस किया, तब भी आप नेट टू नेट 10,000 प्रॉफिट में हो। ओवरऑल हमने ये कैलकुलेशन में समझते हैं कि आपको एटलीस्ट सॉफ्टवेयर ने पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में सिर्फ 50% का भी रिजल्ट दिया, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था इन बिटवीन ट्रेनिंग, क्या मार्केट में कुछ बायर है कुछ सेलर है, 50% लोग बायर है, 50% लोग सेलर है, तो जीतने वाला कौन है? कोई आधे ही लोग जीतने वाले, एक तो बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा। 100% सबके सब लोग जीत नहीं सकते एक साथ, कभी नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट आपको 50% भी सॉफ्टवेयर रिजल्ट देता है स्टार्टिंग में, तो आप विनर रहोगे। जैसे आपका प्रैक्टिस होगा 10-15 दिनों में, आप 50 से 60% पहुंच जाओगे आपकी एक्यूरेसी, 60% से 70% कुछ दिनों में आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी, और 70-80% कुछ दिनों में हो जाएगी। पर 80 to 90% की एक्यूरेसी आने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 15 दिनों में हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, 15 दिनों में बहुत सारे क्लाइंट 50% to 70% का रेशियो आराम से हासिल कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इमोशन और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, राइट ट्रेडिंग्स की, ये थोड़ा सीखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है क्या आपको लेसन मैंने समझा दिया और आज के आज आपको याद हो जाएगा, सिचुएशन वहां पर मैच होगी और कल प्रॉफिट होगा। आपको ये सिचुएशन समझने में थोड़ा 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। आप 1 हफ्ता पेपर ट्रेड कीजिए, उसका अगला 1 हफ्ता आप डायरेक्टली 1 हफ्ता आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, 1 हफ्ता पेपर ट्रेड कीजिए, एक 14-15 दिनों बाद आप एक परफेक्ट ट्रेडर के स्टेप में आप ढाल जाओगे। आप कभी भी स्टडी करते हुए ट्रेड मत कीजिए और ट्रेड करते हुए स्टडी मत कीजिए। होता क्या है, हम लोग ट्रेड करते हुए स्टडी करते हैं ना, तो हमारा ध्यान वो स्टॉक की तरफ ज्यादा रहता है, ना कि स्टडी की तरफ। तो बेटर में स्टडी आप करना है तो ट्रेड मत लीजिए, एक स्टॉक भी मत लीजिए, पहले स्टडी प्रॉपरली कीजिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करना। इंट्राडे के लिए आपने कोई स्टॉक लिया है, आपको प्रॉफिट हो गया 2000 का, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड लेना है तो ही लीजिए। इफ इन केस आपको बाय हार्ट लग रहा है यहाँ पे ट्रेड हो सकता है तो लीजिए, नहीं तो 2000 आपने कमा लिए, छोड़ दीजिए, इंट्राडे बंद कर दीजिए आपका। इफ इन केस नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हो तो आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस 1000 रुपए का होगा।
आप प्रॉफिट कमाते हो तो 2000 फिर से मिल जाएंगे, लॉस कमाते हो तो आपके पास सुबह जो कमाए थे 2000 उसमें से सिर्फ 1000 जाएगा, मतलब नेट टू नेट 1000 आपका प्रॉफिट फिर भी रहेगा। तो इस टाइप से आपको आपका रिस्क मैनेज करना है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इन बिटवीन कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोग सोच रहे थे, और हमने बहुत बार ये देखा है हर ट्रेडिंग सेशन में हमें कोई ना कोई कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो वो सोचते हैं क्या सर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मेरा ब्रोकरेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 10 रुपए कमाऊंगा निकल जाऊंगा। ठीक है, ये बहुत बार हमने सुना है। ये एग्जाम्पल देखते हैं, 10 रुपए कमा के निकल जाना है। समझो आपने 10 रुपए कमा के 7 ट्रेड किए तो आपने कितना प्रॉफिट किया, 70 रुपए का, राइट राइट। अरे 70 रुपए का आपने प्रॉफिट किया, पर बचे हुए 3 ट्रेड, आपने 10 ट्रेड का सोचा हुआ था, 7 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया 10 रुपए के हिसाब से। 3 ट्रेड जो हम कैलकुलेट करते हैं, समझो एक ट्रेड में आपने 80 रुपए का लॉस किया, दूसरे ट्रेड में आपने 30 रुपए का लॉस किया, तीसरे ट्रेड में आपने 50 रुपए का लॉस किया, सिर्फ 3 ट्रेड में आपने इतना सारा लॉस किया 160 रुपीज का। आपने कमाया कितना था 70 रुपीज, लॉस किया 160 रुपीज, राइट। तो अभी प्रॉफिट क्या बच रहा है हमारा, 90 रुपीज माइनस में होगा। हर सेशन में हर बार कोई ना कोई जुड़ा रहता है, ये कैलकुलेशन जब भी कोई नया ट्रेडर आता है मार्केट में यही कैलकुलेशन लेके आता है, क्या सिर्फ मैं 10 रुपए कमाऊंगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में और निकल जाऊंगा, मेरा ब्रोकरेज क्या 20 रुपए ब्रोकरेज है तो काफी हो जाएगा मेरे लिए। सर ये कैलकुलेशन बहुत बार सही नहीं चलता है। कस्टमर सोचने के लिए तो सोचते हैं 15 पॉइंट 20 पॉइंट में निकल जाएंगे, पर जितना आप ट्रेडिंग के लिए टारगेट रख रहे हो ना, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, उतने ही आप स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करो। होता क्या है, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, वो स्टॉक नीचे जाता है, आपने निफ्टी को स्टॉप लॉस नहीं लगाया, नीचे नीचे जा रही है निफ्टी, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लॉस बढ़ते जाता है। और जब भी कोई भी ट्रेडर एक पोजीशन लेता है, ट्रेड लेता है, तब उसको लगता है कि उसने ट्रेड लिया है तो वो स्टॉक बढ़ना ही चाहिए। ऐसा होगा क्या, आपने स्टॉक लिया है तो बढ़ना जरूरी नहीं है, आपने निफ्टी खरीदी है तो बढ़ना जरूरी नहीं है। आप आ, कल कोई ट्रेडर का फोन था, क्या सर मैंने जहां से पोजीशन ली वहां से नीचे आता है। ऐसा नहीं है सर, जहां से पोजीशन ली वहां से नीचे आता है। आप जहां से ले रहे हो वो राइट समय है कि वो तो पहले चेक कर लो, और लिया भी है तो उसका करेक्ट स्टॉप लॉस क्या था वो फॉलो कर लो, तो नहीं होगा लॉस, ऑब्वियसली, राइट। तो आपको ये जो मनी मैनेजमेंट हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक हो रहा होगा, ऐसी गलतियां हर कोई ट्रेडर सोच के आता है और करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी यही स्लाइड को हम उल्टा पढ़ते हैं। आपने सपोज 10 रुपए पर ट्रेड लॉस किया 7 ट्रेड में, ठीक है, तो आपका लॉस हुआ 70 रुपए का। आपने अगले 3 ट्रेड में एक बार 50 रुपए प्रॉफिट कमाया, एक बार 30 रुपए प्रॉफिट कमाया, एक बार 80 रुपए प्रॉफिट कमाया, का 160 का प्रॉफिट हो गया। आप नेट टू नेट 90 रुपए प्रॉफिट में हो, 90 रुपीज प्रॉफिट में हो, ठीक है। आप देखो सर, स्लाइड वही है, सिर्फ हमने नजरिया चेंज किया। यहाँ पर हमने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो किया। आप बोलोगे सर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस वो भी 7 बार, सर 7 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो आप ट्रेडिंग करना ही छोड़ दोगे, ऐसा बहुत बार होता है। क्या कोई भी ट्रेडर 2 या 3 जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कंटिन्यूस 3 स्टॉप लॉस, तो उसका इमोशन डाउन हो जाता है, चौथे ट्रेड में उसकी हिम्मत नहीं होती है ट्रेड करने को। बहुत बार ऐसे होता है सर, मार्केट एक रेंज बाउंड होगा, कंसोलिडेशन फेज में होगा, उस टाइम में लॉस तो आना ही है, नेचुरल सी बात है, लॉस होगा आपका, पर आपको इमोशनल कंट्रोल करके वो ट्रेड को वहां पे एग्जिट करना है, अगला ट्रेड लेना है, नहीं होगा अगला ट्रेड लेना है। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 ट्रेड हो गए छोड़ देते, वही ट्रेड जोर से भागता है। आप देख लेना, आप सॉफ्टवेयर का ऑब्जर्वेशन कर लेना, आप 1-2 ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड हो गया लॉस में, आपको एक लंबा ट्रेड चलने वाले आप छोड़ देते हो, वहां पे इमोशन में अटक जाते हो, अरे सर 3 तो चले गए थे फिर चौथा लिया नहीं, वो चलने लग गया, वहां पर कहानी होती है। आप बोलते हो फिर क्या नहीं, मैं जहां से लेता हूँ गिरता है, पर जब बढ़ रहा था तब क्यों नहीं लिया, ये भी एक बात है। और जब बढ़ने लगा तो फिर फॉर्मूला फॉलो किया, कौन सा, 10 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए। जब सर आपने 2-3 बार लॉस किया है, एक बार प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के है क्या नशी या जो भी है स्टॉप लॉस आप फॉलो करके आगे आगे बढ़ते क्यों नहीं। आप आगे बढ़ो स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, प्रॉफिट बढ़ने के लिए रुको। आप प्रॉफिट बढ़ने के लिए रुकते नहीं है, वहां पर निकल जाते हो, तो वो डरने का कोई फायदा नहीं है। आप डरना किधर है, स्टॉप लॉस हो रहा है होने दो, जब प्रॉफिट हो रहा है तब क्यों भाग रहे हो। फॉर्मूला वहां पर डगमगा जाता है आपका, बैलेंस इनबैलेंस होने लगता है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हम लोग रुकते नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है।
जब प्रॉफिट होता है तो आप लंबा प्रॉफिट लो, जब लॉस होता है तो होने दो, वापस कवर होने ही वाला है लॉस। छोटे छोटे लॉस करोगे, बड़ा प्रॉफिट करोगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी नेट टू नेट लॉस। आप मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और कोई भी टेक्निकल 2 या 3 दिन में आप चेंज मत करो, कोई भी फॉर्मूला 2 या 3 दिन में मत फॉलो करो। आप कोई भी साधारण फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा, पर रिजल्ट आने के लिए समझो फर्स्ट मंथ आपको प्रॉफिट आ गया, बाय लक आ गया, सेकेंड मंथ आ गया प्रॉफिट, बाय लक आ गया, पर थर्ड मंथ भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज योर राइट एंड परफेक्ट फॉर्मूला। उसको आप कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलो करो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लॉन्ग टाइम मिलेगा और मिलता रहेगा। नहीं तो होता क्या है, आज लॉस आ गया, कल नया फॉर्मूला, फिर लॉस आ गया, परसों नया फॉर्मूला, फिर मेरे दोस्त ने ऐसा बताया था, ये चार्ट यूट्यूबर ने ये बताया था। यूट्यूबर जो है बहुत सारी चीजें अच्छी भी बताते हैं, बुरी बता, बुरा तो कोई नहीं बताता, अच्छे ही सब लोग बताते हैं, पर उसके आगे पीछे के वीडियो हम लोग देखते नहीं है। कोई एक वीडियो का सीरीज देख के एक वीडियो को समझ के हम फॉलो करते हैं, उनका पूरा सीरीज देख लो, 20-25 वीडियोस देख लो, तब वो समझ में आएगा कि कौन सा लॉजिक कहाँ पे यूज किया गया था। हम एक वीडियो देख के समझने की कोशिश करते तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। और कुछ कुछ ऑप्शन यूट्यूबर आए हैं क्या भाई, एक दिन में 5,000 के 50,000 करो, वो तो पता नहीं भगवान जाने कैसे बताते हैं वो लोग। अभी ऑप्शन ट्रेडर या फिर इन जनरल ट्रेडर जो भी है ट्रेडिंग में, यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, समझो स्टार्टिंग में आपने 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड किया था तो आपको प्रॉफिट हो गया। आपने एक हफ्ता 1,000 क्वांटिटी एसबीआई का खरीद के ट्रेड किया, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। आप क्या करते हो, नेक्स्ट वीक में इमीडिएट 1,000 की जगह 5,000 क्वांटिटी ट्रेड करना चालू कर देते हो। ये मत करो सर, आपको कितना भी अच्छा रिजल्ट मिल जाए, आपने जब तक कैपिटल बढ़ाया नहीं है तब तक आपका क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तभी आप क्वांटिटी बढ़ाओगे। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग में हम फंस जाते हैं, हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं थोड़ा एक हफ्ते के अंदर ही। वैसा नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग मत करो, जितना कैपिटल है आपका कैपिटल के हिसाब से जो रिस्क रखा है वहां पर ही आपको ट्रेडिंग स्टॉप करनी चाहिए, क्वांटिटी ओवर लिवरेज नहीं करनी है। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर मैदान में जब उतरता है तो पहले वो देख लेता है क्या ओवरऑल मैदान में मूंग माहौल कैसा है, बॉलर कौन है, एक दो बॉल खेल के देखता है, फिर वो चौके छक्के मारता है। ऐसा नहीं कि पहले ही मैदान में उतरते ही पहली बॉल में छक्का मारने की कोशिश करे, वहां पे आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा मत करो। ओवरऑल मैंने अलग अलग 2-3 एंगल से कुछ कुछ समझाने की कोशिश की। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए तो ही प्रॉफिट लॉस बैलेंस होगा। एक कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये ध्यान रखिए। आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कहां से करोगे। ओवरऑल स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो, सब में न्यूज का इफेक्ट होता है। आरबीआई का न्यूज हो, आपको ट्रेड नहीं करना है। फेडरल रिजर्व का न्यूज हो, ट्रेड नहीं करना है, उस दिन आप छोड़ दो ट्रेड को। ओपेक का कोई मीटिंग होगा क्रूड ऑयल में, उस टाइम में ट्रेड नहीं करना। कोई भी स्टॉक में इंडिविजुअल रिजल्ट आता है एवरी क्वार्टर एवरी ईयर, वो रिजल्ट के दिन आपको ट्रेड नहीं करना, वो इंडिविजुअल स्टॉक को छोड़ दीजिए आप। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टॉक में अच्छा रिजल्ट आता है और स्टॉक गिरने लगता है, तो वैसा नहीं होगा आपके साथ में। कमोडिटी में जैसे क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब कोई भी न्यूज आती है तो आपको उससे बच के रहना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप उस टाइम में उसको ट्रेड मत करो। सर क्रू ऑयल में बोले हैं कि कौन सी मतलब किस टाइम में करना चाहिए? सॉरी, सर क्रू ऑयल बोले हैं कि इस टाइम नहीं करना चाहिए। क्रूड ऑयल का जब इन्वेंट्री आता है ना, बुधवार गुरुवार को रात को 9 बजे। मतलब बुधवार या गुरुवार? हाँ, बुधवार और गुरुवार को, गुरुवार को क्रूड ऑयल का आता है और 9 बजे, और नेचुरल गैस का आता है गुरुवार को 9 बजे। उस टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है। गुरुवार तो वैसे ही मतलब ट्रेड ना करें तो बेटर। नहीं, 9 बजे मतलब 1 घंटा आपको ट्रेड नहीं करना है, 8:30 से 9:30 बस। 8:30 से। हाँ, देखिए रत्नाकर सर यहाँ पे आपको, रजनी सर ये देखिए, आपको यहाँ पे मैं पानी का बोतल में दिखा रहा हूँ। पानी का बोतल में आपको बोलूंगा सर आपको पानी पीना है क्या, आप बोलोगे हाँ यस पीना है, तो मैं आपको पानी में ऑफर कर लूँ रजनी सर, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ओके दीजिए पानी में पी सकता हूँ।
पर सर संजय सर, मैं आपको बोलूँ ये पॉइजन बोतल है, तो मैं आपको ऑफर करूँ, आप पियोगे क्या? नेचुरल सी बात है, नहीं पियोगे, राइट? तो बी क्लियर, जब आपको पता है न्यूज आने वाला है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता, कोई दिन छुट्टी भी लेनी होती है। जो आपने पैसा कमाया है आप विड्रॉ करो, उसको एंजॉय करो, वो विड्रॉ करो, उसके अच्छे स्टॉक लेके रखो, पर आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस मत रखो। जितना बैलेंस ज्यादा रहेगा उतने कीबोर्ड पे उंगलियां चलती रहती है, रिस्क हम बढ़ाते जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ता नहीं है। यहाँ पर हमें गलती होती है। जैसे सपोज आपने 2 लाख रुपए अकाउंट में डाले हुए, 2 लाख रुपए में आपने 1500 रुपए भी कमा लिए ना, आप 1500 रुपए निकाल लो वीकेंड में, जो भी पैसा है वीकेंड में निकालते जाओ। आप वहां पे पैसे को रखो मत, जितना पैसा रहेगा हम लिवरेज करने जाएंगे, वो गलती होती है, वो मत कीजिए। सर आप पोजिशनल बाइंग पे वगैरह कुछ बताने वाले हैं क्या अभी? हाँ सर, मेरा खत्म नहीं हुआ है। मतलब पोजिशनल बाइंग वीकली, ये मंथली हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट स्टॉक का सिलेक्शन के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। कितना टाइम जाएगा सर आपका अभी? और 15 मिनट्स मोर। ओके ठीक है। ओके, अभी हम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में देखते हैं। इंट्राडे के लिए आपको निफ्टी इंडाइसेस.com ओपन करना है। आपके सपोर्ट के फाइल में भी आई थिंक लिखा होगा। निफ्टी इंडाइसेस में जाना है, यहाँ पर आपको मार्केट डेटा और इंडेक्स मूवर में क्लिक करना है। इंडेक्स मूवर में आपको यहाँ पर स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा, कौन से स्टॉक निफ्टी गेनर है, कौन से लूजर है। ठीक है, हमें करना है सेक्टर। अब सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर ये वीक में बहुत प्रॉफिटेबल था, और पावर सेक्टर ये वीक में लूजर था। ठीक है, तो ये ओपनिंग में जैसे ही आप ओपन करते हो मार्केट, 9:30 बजे आप ओपन कर लीजिए इसको, और वहां पे सेक्टर वाइज आप यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हो। जो सेक्टर ग्रीन में है मतलब बाइंग में है उसमें आप बाय करोगे, जो सेक्टर लूजर में है रेड में है उसको आप शॉर्ट करोगे। वेरी सिंपल स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट में मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट क्या होता है? सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है तो आप एक सेक्टर में या एक स्टॉक में पैसा नहीं डालना है, एक सेक्टर या एक स्टॉक में मत डालिए, एटलीस्ट 4 से 5 अलग अलग सेक्टर में आपको पैसा डालना चाहिए, तो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होगा। सपोज अभी जो रनिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, स्टील है, सीमेंट, फार्मा, आईटी, इस टाइप के रनिंग सेक्टर अभी चल रहे हैं, तो आपका कभी भी एक सेक्टर में एक स्टॉक में पैसा नहीं होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे हमें डिवाइड करना है। जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में आपने टीवीएस मोटर खरीद लिया, उसके साथ साथ आपका मारुति खरीद लिया, इस टाइप से आप 2-3 स्टॉक में बड़े छोटे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब एक सेक्टर में आपके 3 स्टॉक होने चाहिए, ऐसे आप 5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके 15 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो नेट टू नेट आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहोगे। अब इतने 15 कंपनियों में हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, 15 कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट कर लिया तब 15 में से कोई एक स्टॉक तो प्रॉफिट में होगा, राइट? तो हमें जो स्टॉक में प्रॉफिट मिल रहा है वहां पर हमें पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करना है, और जहां पे हमें लॉस आ रहा है वहां पर हमें एवरेजिंग करनी है। आप प्रॉफिट बुकिंग कब करोगे? जब हमारा सॉफ्टवेयर R2 रेजिस्टेंस सपोर्ट में R2 टच कर ले तब प्रॉफिट बुकिंग करना, जब हमारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट 2 टच कर ले वहां पर एवरेजिंग करना। नहीं तो कोई भी लेवल पे कस्टमर का गलती कहाँ होता है, ट्रेडर का, कोई भी लेवल पे एवरेज करते हैं। समझो कोई एक्सवाइजेड स्टॉक है, अब वो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, हर बार क्वांटिटी बढ़ाते हैं। अभी जैसे फॉर दैट वो हमारा अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आया था स्टॉक इंडसइंड बैंक का बहुत सारे लोगों को न्यूज भी नहीं पता था। अब न्यूज कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते। अब न्यूज पता नहीं थी, वो स्टॉक ओपन होते हुए 5-6% नीचे था, फिर धीरे 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 गिरने लग गया। अब जैसे 5-6% नीचे था, कोई ट्रेडर सोचता है नीचे नहीं जाएगा अभी, वो बाय करता है, फिर 2-3% नीचे जाता है, 7% हो गया फिर बाय करता है, फिर 8% हो गया फिर बाय करता है। यहाँ पर हमारा रॉन्ग टाइप का एवरेजिंग कर लेते हैं, ओवर लीवरेज हो जाता है। जब तक सॉफ्टवेयर
ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाए तब तक आप एवरेजिंग मत करो। हम बेवजह एवरेजिंग क्यों करें कोई भी लेवल पे? जब तक ट्रेंड बदल नहीं रहा तब तक आप एवरेजिंग मत करो, ट्रेंड बदल गया तभी एवरेजिंग करो। हमारा रॉन्ग एवरेजिंग नहीं होगा। स्टॉक बढ़ते हुए ना कभी भी रॉकेट जैसा बढ़ता नहीं है, पर गिरते हुए एकदम बॉम्ब जैसा नीचे सबसे गिर जाता है एक ही दिन में 10-10% होता है ऐसे। 3-3 महीना स्टॉक बढ़ता है और 1-2 दिन में उसकी रैली खत्म हो जाती है। तो हमें वैसा नहीं करना। फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एसबीआई का एक क्वांटिटी बताता हूँ। मैंने एसबीआई 500 क्वांटिटी एट द 350 रुपीज खरीदा है। 350 में खरीदने के बाद 370 चला गया, 200 क्वांटिटी मैंने बेच दी, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो gया। फिर वहां पर वापस एसबीआई 390 चला गया, मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 150 क्वांटिटी मैंने बेच दी। फिर एसबीआई वापस नीचे आ गया 360। अब क्या करूंगा मैं जो क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग की थी 350 क्वांटिटी मैंने बेच दी थी, वापस मैंने एवरेजिंग कर ली। मतलब हमें जो पता है जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाले हैं उसके अंदर ही मैंने इंट्राडे कर लिया। ऊपर गया 2-3 दिन बेच दिया, नीचे आया वापस खरीद लिया। हमको पता है एसबीआई जाने वाला है 600 से 700 रुपए, एक साल में जाएगा। पर एक साल में जितने अप्स एंड डाउन है उसको हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए फॉलो करना चाहिए। अब ये जो साइकिल है मैंने जो बताई प्रॉफिट बुकिंग एवरेजिंग, ये साइकिल एक 15-20 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 30 डेज में आपको नेट टू नेट वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसी स्टॉक्स को डिलीवरी में कर सकते हो, इसी स्टॉक को इंट्राडे भी कर सकते हो। जैसे आपने डिलीवरी में कोई स्टॉक लेके रखे है, वो स्टॉक बढ़ जाता है। अभी इन्फोसिस का शेयर है, इन्फोसिस बढ़ गया 1800 रुपए का शेयर लिया, अभी 3000 हो गया है, चलो ठीक है इतना बड़ा नहीं। विप्रो का शेयर है, आपने 650 में खरीदा, 670 चला गया, आपने बेच दिया थोड़ा सा क्वांटिटी, आपके पास 200 क्वांटिटी है, 200 में से 50 बेच दिए। फिर इंट्राडे में वही 670 का जो है वापस 660 आ गया, वापस एवरेजिंग कर, वापस बाइंग कर लो इंट्राडे में, मतलब आपका इंट्राडे भी हो जाएगा। वहां पर जो सौदा आप बाय करके सेल करते हो विद इन अ डे, वहां पे इंट्राडे हो जाता है कंसीडर। तो आपका प्रॉफिट आ गया और आपका डिलीवरी जैसे के वैसे ही रहेगा। लास्ट ईयर से आप देख रहे हो बुल मार्केट स्टार्ट हो गया है। बुल मार्केट बोल रहे हैं लास्ट ईयर से चालू हो गया है। अभी बुल मार्केट में जोर से घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई भी स्टॉक दौड़े जा रहा है। पर आपने जो दाव लगाया है ये घोड़े पे लगाया है या गधे पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो गधा भागेगा नहीं, आपको खींच के लेके जाना पड़ेगा, एवरेजिंग कर करके थक जाओगे। ये सर होने वाला है 2022 के मार्च के बाद। आप देख लेना 2022 के मार्च के बाद जो गधे हैं वो बहुत जोरदार पिटेंगे। क्योंकि हुआ क्या है, ये रैली में हर कोई स्टॉक बढ़ने लग जाता है, रैली जब स्टार्ट होती है तो। और जब बैलेंस शीट ओपन होती है ना मार्च के बाद, तो पता चलता है अरे यार हमारे पैसे तो गलत जगह लगा हुआ है। फिर धीरे 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 कौन गधा कौन घोड़ा वो पता चलने लगता है। और ये होगा 2022 के बाद होगा। ऐसे बहुत बार बहुत सारे स्टॉक है जिसका बढ़ने का कोई वैल्यू ही नहीं है पर फिर भी बढ़े जा रहे हैं। इवन फार्मा का एक एग्जांपल देते हैं, रैली है फार्मा में, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ दवाइयां बनाती भी नहीं है कोरोना वगैरह की, और वो जेनेरिक हो या फिर कोई भी टाइप की सप्लीमेंट भी बनाती नहीं है। बाम बनाने वाली कंपनी कहाँ कोरोना में चलने वाली है, फिर भी बढ़ रही है। अभी तो चिकनगुनिया चल रहा है, अभी डेंगू मलेरिया, अभी तो बाम भी दिखने लगा है। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोगों को बहुत ध्यान से स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। अभी फॉर द एग्जांपल आपने कभी म्यूचुअल फंड का नाम सुना है संजय जी? राइट, हाँ, यस सर, यस सर। म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना है, म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सब लोगों ने सुना है, देखा है। म्यूचुअल फंड मिनिमम 500 रुपए से लेकर तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेती है। अब ये इन्वेस्टमेंट जब लेती है तो सेबी को उसके तरफ ध्यान भी देना है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो आई है इसका फ्रॉड ना हो जाए, राइट, ये भी उसके तरफ ध्यान देना है। और म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ा टीम है। आज हम 9-10 लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, ये बहुत कम लोग हैं। हम 9-10 लोगों के पास छोटा छोटा दिमाग है, हम लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पर म्यूचुअल फंड वालों के पास एक आदमी एक सेक्टर को स्टडी करने के लिए रहता है। म्यूचुअल फंड के बाद एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई ऑटोमोबाइल देखता है, कोई फार्मा देखता है, कोई आईटी देखता है, हर एक सेक्टर का उन लोगों के पास एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट जैसे आईटी का कोई एक्सपर्ट है वो बोलेगा फर्स्ट सोर्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो अपने फंड मैनेजर को बताया,
बताएगा। फंड मैनेजर पैसा निकाल के कोई प्रॉफिटेबल शेयर से दूसरे शेयर में डालेगा। इस टाइप से उनका सिस्टम चलता है। हम लोग जो है इंडिविजुअल ट्रेडर है, उसके बाद हम लोग छोटे ट्रेडर है। हमारे पास न्यूज आने की मतलब आते आते तो पूरी बासी हो जाती है और हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो वैसा ना हो तो हमें करना क्या है, म्यूचुअल फंड जो शेयर खरीदते हैं वो हमें खरीदने हैं, वो बेचते हैं हमें बेच देने। वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसके पहले 1.5 साल पहले तक हमें भी ये चीज पता नहीं थी कैसे फॉलो करना है। आपको rupeebase.com फॉलो करना है। ओके अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, मे भी कुछ कारण से हो नहीं रहा होगा। ओके चलो ठीक है। rupeebase.com फॉलो करना है। rupeebase.com के अंदर आपको टूल्स ऑप्शन में जाना है और टूल्स ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग जैसे ही ओपन होगा वहां पे आपका जो भी फेवरेट म्यूचुअल फंड है उसका नाम डालिए, वहां पे पूरा 4 महीने का रिपोर्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल। जो भी आप म्यूचुअल फंड डाल रहे हो वो रेगुलर आपको फॉलो करना चाहिए। आप ऐसा मत करो आज टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉलो किया तो कल एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉलो किया, परसों एक्सेस म्यूचुअल फंड फॉलो किया। ऐसा नहीं करना। कभी भी एक ही म्यूचुअल फंड को पकड़ के चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो म्यूचुअल फंड भी इंटरचेंज करते रहते हैं। कोई म्यूचुअल फंड सेल करता है, कोई बाय करता है। सर किसी को अपॉर्चुनिटी दिखेगा तभी कोई बाय करेगा और किसी को उससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब वो सेल करेगा। सिंपल सी बात है। तो हमें करना क्या है, जो म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, समझो टाटा मिड कैप है, तो वहां पर टाटा मिड कैप का नाम डालो, सर्च करो, लास्ट 4 मंथ्स का आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। उसमें लास्ट 4 मंथ्स का रिपोर्ट, टूल्स ऑप्शन, ये आ गया आपका म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग। यहाँ पर 4 मंथ्स का रिपोर्ट दिखाई देगा। उसके अंदर जो भी अक्टूबर महीने में जो भी रिपोर्ट हुआ है, जो शेयर बाय किया है वहां पे ग्रीन में आ जाएगा, जो शेयर सेल किया है वहां पर रेड में आ जाएगा। वेरी सिंपली उसको आपको फॉलो करते जाना है। वो हिसाब से आपको ट्रेड करोगे तो इजीली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके देखिए यहाँ पर आ गया टाटा मिड कैप लार्ज कैप। ये आ गया रिपोर्ट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। यहाँ पे आ गया ये आईसीआईसीआई बैंक इन लोगों ने बेचा है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बेच दिया है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री इन लोगों ने बेचा है। उसके बाद वरुण बेवरेजेस इन लोगों ने बेचा है। आदित्य बिरला फैशन यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे ग्रीन एरो आ गया। वेरी सिंपल। लास्ट मंथ में जो खरीदा है वहां पे ग्रीन आ गया और लास्ट मंथ में जो बेचा है वहां पे रेड आ गया। तो जो बेच दिया है उसको आप बेच दो, जो खरीदा है वो खरीद लो। अब ये खरीदने के बाद आपको कम से कम 10 से 15% रिजल्ट आप रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। आपको 2 से 3 महीना रखना है सिर्फ। अब इसका रिसेंट एग्जाम्पल है मेरे पास। मैंने कोल इंडिया खरीदा था 145 में और वो 170 तक गया। तो 170 इनफ है, छोटा सा प्राइस है वो हिसाब से। 170 में मैंने ऑलमोस्ट वो रखा हुआ है अभी भी। 170 होने के बाद भी उन लोगों ने बेच दिया है।
तो जैसे ये स्टॉक खरीदते हैं हमें खरीदना है, जैसे ये बेचते जाना है। उसके पहले मैंने लास्ट जनवरी में मैंने खरीदा था एम्फोसिस BFL। अभी एम्फोसिस जब मैंने खरीदा, वो खरीदा था लगभग 1300 रुपए में। आज वो स्टॉक 3000 समथिंग प्लस है। वो स्टॉक अभी भी मैंने होल्ड किया है क्योंकि इन लोगों ने बेचा ही नहीं वो स्टॉक को। तो वेरी सिंपल, इसको आप फॉलो करोगे तो आपको नेट टू नेट कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो आप वॉच कीजिए। ये जो रिपोर्ट है वो तो बाद में आएगा ना सर 1 महीने बाद आएगा रिपोर्ट। तो आप 1 महीने बाद आएगा तो आपका क्वेश्चन भी वैलिड है, 1 महीने बाद हम क्या करें। सर आप ये मत सोचो पानी कितना भरा हुआ है, ग्लास कितना खाली है, ये मत देखो सर। उसके बाद भी वो स्टॉक बढ़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों के पास न्यूज कब आती है? अब जैसे कोल इंडिया का न्यूज है, गवर्नमेंट ने 15 है अलॉटमेंट करने का सोचा, उसके 2 महीने पहले मेरे पास स्टॉक था सर वो। अब 2 महीने बाद न्यूज आई है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत बढ़ने लगा, पर उसके पहले तो मैंने खरीद के रखा है। कोल इंडिया मेरे पास 145 से था, 170 उसके बाद में हो गया। यहाँ पर हम मार खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का और उनका सेल दिख रहा है सर वो कभी कभी अपना क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर देते, बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल नहीं किया, सिर्फ 10,000 क्वांटिटी सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी वाइज देखो। अब यहाँ पर आदित्य बिरला फैशन में इन लोगों ने क्वांटिटी बढ़ाई है, परसेंटेज वाइज थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 0.5% बढ़ा दिया है। बट ये तो अक्टूबर का है सर, अभी नवंबर में शायद उन्होंने बेचा होगा। हाँ अक्टूबर का है, नवंबर में उन लोगों ने बेच दिया सर। उसके पहले हमें 15% का 10% का रिजल्ट निकल जाए, आप निकाल दो या फिर उसको बेस्ट कोई स्टॉप लॉस रखो। पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी स्टॉक मैंने खरीदा और वो वापस बढ़ा नहीं है। ओके, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैंने खुद ट्रेड भी किया है। वैसे मैंने एम्फोसिस का रिजल्ट का बताया आपको, एम्फोसिस मैंने खरीदा था। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने ये खरीदा है, टीवीएस मोटर खरीदा है। मेरे पास 550 रुपए का टीवीएस मोटर है, अभी 750 हो चुका है। ओके गुड। ये 2 महीने पहले के सब ट्रेड है मेरे। और लास्ट व्हाट यू सजेस्ट कि जैसे कि अभी आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड में उन्होंने 26,000 के 26,90,000 शेयर्स लिए हैं, ये अक्टूबर में लिए, तो आप बोल रहे हो कि नवंबर में उसको हमको लेना है? राइट सर, ये है ना आदित्य बिरला फैशन, इन लोगों के पास काफी टाइम से पुराना होल्डिंग है। यहाँ पर फर्स्ट मंथ जो आता है ना, यहाँ पे फर्स्ट मंथ जैसे आता है, जैसे एयरटेल है 2 महीने पहले ही इसका रिपोर्ट है, उसके पहले इनका एमटी है, तो आपको पहले महीने में पकड़ा जाएगा यहाँ पे शेयर, इमीडिएट आपके हाथ में आ जाएगा कि इन लोगों ने किसको खरीदा है अभी। ओके, तो वैसे ही मैंने 2-3 शेयर खरीदे थे। वो था आपका टीवीएस मोटर, एक एग्जांपल बताया, टीवीएस मोटर मैंने खरीदा था। और कोल इंडिया है और एम्फोसिस तो 1 साल पहले का है, वो काफी पुराना है। पर ये 2 महीने में जब मार्केट 17,000 से 18,500 के बीच में गया है ना, तो हर म्यूचुअल फंड ने एक ड्रास्टिक बड़ा अपना पोर्टफोलियो रीमैनेज किया हुआ है। बहुत सारे स्टॉक उन लोगों ने निकाल दिए और बहुत सारे नए स्टॉक खरीदे हैं। अभी रेजिंगटन नाम का शेयर है, अब ये शेयर जो है इन लोगों ने जब पकड़ा ना, तब शेयर 150 रुपए का था। शेयर 150 रुपए का शेयर था। आप बोलोगे सर फिर बढ़ा कितना है? सर वो 150 रुपए से 350 गया, 350 से बोनस हुआ, वापस अभी 150 रुपए में है। सोचो बोनस होने के बाद, और अभी भी बढ़ रहा है वो शेयर। इसमें देखिए अगर उनका पोजीशन बड़ा नहीं है, ये कंटिन्यूस उतना ही है। हाँ, ये कंसिस्टेंट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको स्ट्रेंथ दिख रहा है वो स्टॉक में, बढ़ने की गुंजाइश है, इसलिए रखे हैं वो। अच्छा, वो क्यों हर दिन हर महीने पैसा इतना तो आता नहीं है ना, प्लस माइनस करते रहे। करेक्ट। और उनको रीमैनेज करना है तो किसी को छोड़ देंगे पूरा क्वांटिटी बेच के और नए में चले जाएंगे, ऐसा होता है। एक दो स्टॉक तो होते रहते हैं। कब जनरेट होता है? मंथ एंड के एंड में रिपोर्ट जनरेट होता है, अपडेट कब होता है रिपोर्ट? हाँ, ये रिपोर्ट अपडेट होता है एवरी मंथ, डेट ऑफ 5th से लेकर तो डेट ऑफ 10th तक के बीच में। अच्छा, 10 तारीख को ऑलमोस्ट होता ही है, और 10 तारीख के बाद ये वेबसाइट भी खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये रेडीमेड है। इसके पहले हम 1 साल पहले तक क्या कर रहे थे, वेबसाइट से एक्सेल डाउनलोड करो, लास्ट मंथ का एक्सेल मर्ज करो, पुराने मंथ के एक्सेल में डालो, फिर टैली करो, फिर कौन सा स्टॉक नया है उसको फिल्टर करो। ये बहुत बड़ा झमेला था, उसमें बहुत घंटों का टाइम लग जाता था। पर ये वेबसाइट में इजीली आ जाता है। हम लोगों ने डेटाबेस का अच्छा काम किया है, आराम से आ जाता है। अब 10 तारीख को देखो, और इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने जो सवाल किया था कि ये गिरेगा कि नहीं, जरूर गिरेगा। इन्होंने खरीदा मतलब गिरेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कैपेसिटी है एक स्टॉक में 50,000 डालने का, ठीक है? तो आप उस टाइम में कितना डालोगे? इन लोगों ने खरीदा है ना, पहले 30,000 डालो या 20,000 डालो, फिर नीचे आया फिर 20,000 डालो, खत्म। उसके बाद फिर नीचे आया तो छोड़ दो, फिर आगे देखते हैं अगले महीने में क्या करना है। ओके,
सर ये फॉलो करना है ना, मतलब जो समझो पिछले महीने में जो उन्होंने जो खरीदे है वही अपने को फॉलो करना है, बस वेरी सिंपल। अच्छा, तो उन्होंने पहले खरीद लिया, अपने को बाद में पता चला उसका कि पिछले महीने में क्या खरीद लिया। सर आपने वही सवाल कर लिया, पानी कितना भरा है वो मत देखो, पानी अच्छा। और भी भरने वाला है, बढ़ने वाला है। मैंने एग्जांपल बताया मेरा कोल इंडिया का, टीवीएस मोटर का, इसी वजह से बताया। हम लोग ये सोचते हैं अभी कब जाएगा, ठीक है ना, नहीं जाता है नो प्रॉब्लम, थोड़ा नीचे आएगा तो हम एवरेजिंग भी तो कर सकते हैं ना उसको, और फिर नेक्स्ट मंथ में आप वेट करो। और इनका जो खरीदने या बेचने का जो सिलसिला है वो एकदम ड्रास्टिक नहीं है कि एक महीने में खरीद लिया और इमीडिएट बेच लिया। मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में पहली बार देखा कि एक स्टॉक उन लोगों ने खरीद के एक ही महीने में बेच दिया, वो पहली बार देखा। और उसके अगेंस्ट जो दूसरा स्टॉक खरीदा वो और भी बेहतर खरीदा था, ठीक है। नहीं तो ये 2-3 महीने का होल्डिंग उनका रहता ही है मिनिमम, आराम से 2-3 महीना रखते हैं। पर हमें क्या चाहिए, हमें 15% का रिटर्न चाहिए, 20% का रिटर्न चाहिए, मिल जाए पार्टली बुक कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो, अच्छी बात है। सर अगर स्टॉक अगर अपन चूज कर लिया इसमें से, और अपने वो सॉफ्टवेयर में अगर लगा के देखा है कि इसको क्या क्या बताता है, बाय सिग्नल बताता है, हाँ बराबर बराबर, आप वहां पर चेक करके देखो आवरली में क्या दिखेगा। अच्छा, डेली में क्या दिखा था, वीकली में क्या दिखा था, ऐसा ना? नहीं डेली वीकली, हाँ ठीक है, डेली मैक्सिमम रखो, वीकली मत रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में रहेगा ना, उस टाइम में ये लोग माल उठाते हैं। अच्छा, ओके ओके। और उसके बाद शेयर गिरता भी जरूर है, देख लेना, और फिर बढ़ने लगता है। पर ये छोटे ट्रेडर पेशेंस जो खो देते हैं ना, वो भाग जाते हैं। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड जो है ना, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, सेबी को रिपोर्ट देना पड़ता है हमने खरीदा क्यों, बेचा क्यों। ठीक है, तो वॉच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉफ्टवेयर को समझिए। 1-2 दिन में सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 14-15 दिन का समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। फिर मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आई होप सभी सवालों का जवाब दिया होगा, नहीं हुआ है तो हम 1-to-1 जरूर बात करेंगे। Very well explained, sir. Very well explained. Thank you, sir. Very well explained. Thank you. Bye bye. Have a good day. Thank you. Bye bye.